नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बच्चों संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, जिसके अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग हुई, जिसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद 13 दिसंबर को जब तीसरी बैठक हुई संविधान सभा की, तो उसकी कार्रवाई शुरू हुई नेहरू जी द्वारा लाए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। अब इतना बड़ा संविधान बनाना था, इतने बड़े देश के लिए बनाना था, तो कोई एक व्यक्ति वो संविधान नहीं बना सकता था, कोई एक व्यक्ति वो नियम नहीं बना सकता था इतने सारे। तो उसके लिए अलग अलग समितियां, कार्यों को बांटा गया बच्चों, अलग अलग समितियां बनाई गई। जो प्रमुख समितियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम आमतौर पर पढ़ते हैं केवल कि संविधान सभा के लिए कुछ समितियां बनाई गई, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, हो सकता है आपके एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में कितने प्रकार की समितियां बनाई गई और वो प्रकार कौन कौन से थे। तो बच्चों इसका जवाब है संविधान सभा में 2 प्रकार की समितियों का गठन किया गया। एक प्रक्रिया संबंधी और दूसरी विषय संबंधी समितियों का गठन किया गया। इनमें से जो प्रमुख समितियां थी, वैसे तो काफ़ी सारी समितियां बनाई गई, पर जो प्रमुख समितियां थी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनमें से एग्ज़ाम में लगभग प्रश्न आता है। आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि कोई भी समिति का नाम लेकर कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जब भी कोई संगठन बनाया जाता है, जब भी कोई समिति बनाई जाती है, तो उसके लिए नियम कौन बनाएगा, उसका संचालन कौन करेगा। तो ये सारा कार्य अध्यक्ष का होता है। स्कूल में संचालन कौन करता है? प्रधानाचार्य। स्कूल के लिए नियम कौन बनाता है? प्रधानाचार्य। तो उसी प्रकार संविधान सभा के लिए भी जो नियम समिति थी और संचालन समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है तदर्थ। तदर्थ का अर्थ होता है केवल इसके लिए, यानी कोई एक कार्य झंडा समिति के अंदर अलग से करने के लिए कोई कार्य किया गया था, जिसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नीचे हमने लिखा हुआ है बच्चों कि झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। जी बिल्कुल, झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बच्चों, वो केवल तदर्थ अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तदर्थ अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अब एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस पर निशान लगाएं, किसको अपना आंसर चुनें। देखो बच्चों, ये आपको क्लियर कर देता हूं मैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, और ऑप्शन दिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और JB कृपलानी, तो ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुनेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही क्लिक करेंगे, वही आपका आंसर होगा। लेकिन यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में ना दिया गया हो और JB कृपलानी जी दिए गए हों, तो ऐसी अवस्था में हम JB कृपलानी को ही चुनेंगे। तो ध्यान रहे बच्चों, झंडा समिति के जो तदर्थ अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो स्थायी अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। ऐसा प्रश्न SSC में एक बार पूछा जा चुका है, और उसके अंदर ये दोनों ऑप्शन में थे, और कुछ बच्चों को कंफ्यूजन भी था कि हम किसको टिक करें, किसको कौन से को आंसर मानने, हम किस के ऊपर टिक करें, किस पे निशान लगाएं। तो कुछ बच्चों ने गलत भी कर दिया प्रश्न, लेकिन ध्यान रहे SSC ने जब अपना स्पष्टीकरण दिया तो उन्होंने झंडा समिति के जो अध्यक्ष माने वो JB कृपलानी जी की बजाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माने, और कहा कि वो तदर्थ अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होगा बच्चों। उसके बाद आगे हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। कौन नहीं जानता, जिन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी जाती है, जिन्होंने इंडिया के अंदर जितनी रियासतें थी सबको मिलाकर एक भारत का निर्माण किया, एक बहुत बड़े देश का निर्माण किया। सभी
इसके बारे में जानते हैं। सरदार पटेल जियों के बारे में लौह पुरुष इनको कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है बच्चों। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय संविधान समिति और परामर्श समिति चारों के अध्यक्ष बनाए गए थे। जो मूल अधिकार उप समिति थी, मूल अधिकार उप समिति, उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी ही बनाए गए थे। जो अल्पसंख्यक उप समिति थी उसके अध्यक्ष एचसी मुखर्जी भी बनाए गए थे। उसके बाद आती है बात बच्चों जवाहरलाल नेहरू की। भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, आपको पता है भारत के बारे में हम एक बात पढ़ते हैं संविधान में, सबसे पहले लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। तो संघ के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारत राज्यों का संघ है और भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू नियुक्त हुए थे। तो जो संघ की सारी जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी? जवाहरलाल नेहरू की होगी। केवल संघ की ही नहीं, वो जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं उन सभी के भी अध्यक्ष होते हैं और पूरे देश के भी अध्यक्ष हैं। तो संघ की और राज्य की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं ताकि हम इस प्रकार वर्णन करने से याद रख सकें कि जवाहरलाल नेहरू इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति। झंडा समिति के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं बच्चों। उसके बाद बात आती है सबसे महत्वपूर्ण समिति सर्वोच्च न्यायालय, जो भारत की सबसे बड़ी पावर है बच्चों, उसके बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे एस वरदाचार्य जी। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आती है बच्चों सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति के बारे में अलग अलग प्रश्न आते हैं, कई बार इसके ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो प्रारूप समिति के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे बच्चों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारूप समिति क्या थी बच्चों? देखें, प्रारूप समिति, प्रारूप तैयार किया गया संविधान का। अब एग्जाम के अंदर कई बार प्रश्न आता है बच्चों कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो बच्चों, प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो 7 सदस्य थे, उनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। तो प्रारूप समिति पर चर्चा करने के लिए, प्रारूप समिति बनाने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए संविधान सभा की एक मीटिंग हुई जिसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया बच्चों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंदर प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। इन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है बच्चों, आधुनिक मनु। अगर प्रश्न आ जाए बच्चों आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, तो आधुनिक मनु किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है, संविधान का पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आधुनिक मनु और संविधान सभा का पिता किसे कहा जाता है? तो वो है बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का जो शुरू में प्रारूप तैयार किया था बच्चों, उसके बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए, यानी जो कच्चा प्रारूप तैयार किया गया था, रफ प्रारूप तैयार किया गया था, वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? प्रारूप समिति का जो शुरू में गठन किया गया किसके द्वारा तैयार किया गया था? BN राव के द्वारा। BN राव के द्वारा इसका कच्चा प्रारूप यानी रफ प्रारूप तैयार किया गया था। उसके अंदर कुछ बदलाव करने के बाद BR अंबेडकर जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है प्रारूप, सबसे पहले प्रारूप किसने तैयार किया था, तो आप, और ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं BN राव जी और अंबेडकर जी, तो आप BN राव को ही चुनेंगे क्योंकि सबसे पहले जो प्रारूप तैयार किया गया वो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था, जिसे हम कच्चा भी बोल देते हैं। तो अगर ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं तो हम BN राव, और अगर कच्चा दिया है तो भी BN राव, लेकिन अगर ऑप्शन में BN राव नहीं है तो भीमराव अंबेडकर जी ने इसका प्रारूप तैयार किया था। इसके ऊपर चर्चा हुई थी।
जो प्रारूप समिति थी उसके अंदर इसके लिए चर्चा की गई थी। जो इसके ऊपर चर्चा की गई बच्चों विचार करने के लिए, वो 29 अगस्त 1947 को की गई। 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन किया गया इस पर चर्चा करने के लिए। उसके बाद इसके निम्नलिखित जो लिखे हुए हैं आपके सामने ये सदस्य नियुक्त किए गए। देखो एग्जाम में प्रश्न आता है इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है, और आपके सामने ऑप्शन दिए होते हैं। अब 7 सदस्य हैं बच्चों, इनको याद रखना बेहद आसान है। भीमराव अंबेडकर जी, एन गोपाल स्वामी अयंगर जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर जी। भीमराव अंबेडकर यानी कि लास्ट में क्या लगा बच्चों, अर। अयंगर के भी लास्ट में क्या लगा बच्चों, अर। और इस अयंगर के भी लास्ट में क्या लगा, अर। यानी कि 3 तो वो हुए जिनके लास्ट में अर लगा हुआ है, ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा इससे भी आसान तरीका है बच्चों, क्या कि इसके सदस्य कौन कौन थे, तो ये शायद आज तक का सबसे आसान फार्मूला है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी आसानी से भी इन 7 सदस्यों के नाम याद रह सकते हैं। जो भारत है वो बहुधर्मी देश है जिसके अंदर बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन मुख्यतः हिंदू धर्म है। और हिंदू किसको मानते हैं, राम को और कृष्ण को ही मानते हैं। तो हमारा प्रारूप भी राम और कृष्ण ही तैयार करेंगे। तो देखो जितने भी सदस्य हैं उनमें से अधिकतर सदस्यों के नाम में भगवान कृष्ण के नाम आते हैं। भगवान कृष्ण के गीता के अंदर अलग अलग बच्चों 108 नाम दिए गए हैं। तो उन नामों में से कुछ नाम यहाँ पर हैं, कैसे गोपाल भगवान कृष्ण का नाम है, कृष्ण भगवान कृष्ण ही है, कन्हैया भी इन्हीं का नाम है, माधव भी भगवान कृष्ण का एक नाम है, और टीटी कृष्णामचारी। यानी कि 5 सदस्यों के नाम में तो केवल कृष्ण आता है। और भीमराव अंबेडकर जी को आप भूल ही नहीं सकते क्योंकि ये तो आधुनिक मनु हैं, ये संविधान सभा के पिता हैं। इनके बारे में तो हर एक को पता है, हर कोई इसके बारे में जानता है। और बाकी 5 सदस्यों के नाम बच्चों आपको केवल भगवान कृष्ण के नाम से याद हो जाते हैं। अब बहुधर्मी देश है तो कृष्ण के साथ साथ भारत में मुस्लिम भी है, बहुत बड़ा समुदाय है मुस्लिम का भी एक, तो मुस्लिम सदस्य का होना भी अनिवार्य है। तो मुस्लिम किसको भगवान मानते हैं, मोहम्मद को मानते हैं, मोहम्मद का नाम लेते हैं वो, तो एक हो गए मोहम्मद। इस प्रकार से आपको ये 7 सदस्य बड़ी आसानी से याद रह सकते हैं बच्चों अगर आप ध्यान से करेंगे तो। टीटी कृष्णामचारी का जो चयन हुआ था बच्चों वो डीपी खेतान की मृत्यु की वजह से हुआ था। डीपी खेतान की मृत्यु 1948 में हो गई थी। उस कारण से टीटी कृष्णामचारी को इसकी जगह लिया गया था, डीपी खेतान की जगह लिया गया था। तो ये शुरू में सदस्य नहीं थे बल्कि बाद में इनको सदस्य बनाया गया था। इसी प्रकार माधव राव को भी बच्चों BL मित्र के स्थान पर लिया गया था। BL मित्र इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से रिजाइन दे दिया था अपने पद से, तो इनकी जगह पर N माधव राव का चुनाव किया गया था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, अभी इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे। प्रारूप कब पेश हुआ, कैसे पेश हुआ, स्क्रीनशॉट लें बच्चों एक बार इसका। प्रारूप समिति ने अपना जो पहला प्रारूप था बच्चों जो पेश किया, पहला प्रारूप पूछा जा सकता है, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। संविधान सभा ने पहला प्रारूप कब पेश किया, पहला प्रारूप फरवरी 1948 में पेश किया गया। उसके बाद इस पर 6 महीने चर्चा करने के बाद 6 महीने से भी कम समय लिया और अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रारूप पेश किया गया, अक्टूबर 1948 में। इस बीच लगभग 141 बैठकें हुई बच्चों, 141 बैठक हुई। 141 बैठकों के अंदर चर्चा हुई, 6 माह से भी कम समय लगा। 141 बैठक के बाद यानी 6 माह से भी कम समय इसके अंदर लगभग बच्चों लिया गया। 6 माह लगभग इसके अंदर समय लगा, 141 बैठकें हुई। उसके बाद जो अंतिम प्रारूप पेश किया गया बच्चों, पूछा जा सकता है एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि अंतिम प्रारूप कब पेश किया गया। 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया गया। 5 दिन इसके ऊपर बहस हुई, यानी कि 9 नवंबर 1948 तक ये प्रारूप चला। 5 दिन इसके ऊपर बहस हुई, 5 दिन इसके ऊपर बहस हुई बच्चों। और पहली बार ये बहस हुई थी, इसके ऊपर पहली बार चर्चा हुई थी।
जो दूसरी बार चर्चा हुई, ये पहली बार इसके ऊपर बहस हुई, जो दूसरी बार इसके ऊपर चर्चा की गई थी बच्चों, वो 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक की गई। 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक दूसरी बार प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रारूप पर पहली बार चर्चा कब हुई, दूसरी बार कब हुई, तीसरी बार कब हुई? तो पहली बार हुई बच्चों 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, दूसरी बार हुई 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1948 तक, और तीसरी बार जो इसके ऊपर चर्चा की गई बच्चों वो हुई 14 नवंबर से, यानी अंतिम बार जो हुई वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। इसके जो तीसरी बार चर्चा हुई वो 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक हुई। ये अंतिम बैठक थी संविधान सभा की, जिसके अंदर 26 नवंबर 1949 को आप सभी को पता है भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। जो तीसरी बार चर्चा हुई इसी दिन इसको स्वीकार किया गया था। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम, देखो भारत का संविधान लागू कब हुआ ये एक अलग प्रश्न है, भारत के संविधान को स्वीकार कब किया गया संविधान सभा द्वारा ये एक दूसरा प्रश्न है। तो 26 नवंबर को ही इसको स्वीकार किया गया। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया गया बच्चों, तो आप क्या कहेंगे? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। कुछ नियम इसके उसी समय लागू कर दिए गए थे, लगभग 16 नियम उसी समय लागू हो गए थे और बाकी बाद में लागू किए गए थे। इस दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए बच्चों प्रश्न संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है हर बार संविधान दिवस। उसके बाद जो भारत का पूर्णतः संविधान लागू किया गया वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 का दिन ही क्यों चुना? क्योंकि बच्चों सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को भारतीयों ने स्वाधीनता दिवस मनाया था कि हम आज़ाद हो गए। स्वतंत्रता दिवस जो अपना पहला मनाया था। एक प्रश्न ये भी आ सकता है एग्जाम में, भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? तो भारत ने पहला स्वतंत्रता दिवस बच्चों 26 जनवरी 1930 को मनाया था। इसी कारण से 26 जनवरी का दिन ही चुना गया संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए। BR अम्बेडकर द्वारा यहाँ पर एक प्रस्ताव पेश किया गया था, बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, हो सकता है एग्जाम में उससे संबंधित प्रश्न आ जाए। क्या है वो जो प्रस्ताव पेश किया गया था बच्चों? द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द असेंबली, ये प्रस्ताव पेश किया गया बच्चों और इसके बाद संविधान को स्वीकार कर लिया गया अंतिम रूप से। ये ध्यान में रहे आपको। तो जो अंतिम बैठक हुई उसके अंदर जो अंतिम बैठक हुई वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को बच्चों। अब संविधान को स्वीकार कर लिया गया, उसके बाद अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू करने के लिए। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई बच्चों? वो हुई 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसके ऊपर जो संविधान सभा के हमारे 299 सदस्य थे उनमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अगर पूछ लिया जाए कि कितनों बच्चों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कितने व्यक्तियों ने इसके ऊपर अपने सिग्नेचर किए थे यानी साइन किए थे, तो 284 सदस्य ही उस पर साइन कर पाए थे। बाकी 15 सदस्य किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, तो जिनके हस्ताक्षर नहीं हुए थे। और 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया था। अब ये 299 सदस्य बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे बचे थे। जब संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, शुरू में संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए, तो निर्धारित हुआ था बच्चों 389 सदस्य। 389 कैसे बच्चों? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। 292 + 4 ये कमिश्नरी क्षेत्र थे, ये ब्रिटिश प्रांत थे, यहाँ से चुने जाने थे। और जो 93 सदस्य थे बच्चों वो देसी रियासतों से चुने जाने थे। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन ये सदस्य 299 कैसे हुए इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करना अनिवार्य है। देखो इन सीटों के ऊपर चुनाव हुआ,
जो 296 सीटें थी, इनके ऊपर चुनाव हुआ। इस चुनाव के अंदर कांग्रेस को भारी सफलता मिली और कांग्रेस को इसके अंदर 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई और 15 सीटें अन्य दलों को प्राप्त हुई, जो छोटे छोटे दल थे उनको प्राप्त हुई। तो 208 सीटें, अब कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई तो मुस्लिम लीग इससे नाराज हो गई और मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया। केवल इसने ही नहीं, इन्होंने भी जो देसी रियासत थी 93 सदस्य, इन्होंने भी भाग लेने से मना कर दिया। अब 208 और 15 कितने बचे सदस्य? 223। लेकिन जो ये 15 सदस्य थे अन्य दल के नियुक्त हुए थे, इनमें से भी 12 सदस्यों ने मना कर दिया। 12 सदस्यों ने मना कर दिया कि हम इसके अंदर भाग नहीं लेंगे। केवल 3 सदस्य इसमें से भाग ले पाए थे। इस प्रकार कितने सदस्य हुए बच्चों? तो संविधान सभा के कितने सदस्य बचे? 211। जब मुस्लिम लीग ने मना कर दिया तो संविधान सभा के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ। मुस्लिम लीग ने जब मना कर दिया कि अब क्या करें, तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई, माउंटबेटन योजना, जिसके द्वारा पाकिस्तान को अलग किया गया भारत से, और जो ये सदस्य थे ये उसके अंदर चले गए, जो पाकिस्तान के लिए संविधान सभा बनानी थी उसके अंदर चले गए। तो ये 211 सदस्य बचे बच्चों। फिर ये 299 कैसे हुए, यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखो बच्चों, उस समय जो देसी रियासतें थी, किसी बुक में 545, किसी में 555, किसी में 564 लिखी हुई हैं। तो उस समय जो देसी रियासतें थी वो थी बच्चों 552 देसी रियासतें थी। कुछ बुकों में 564 भी लिखा हुआ है, 65 भी लिखा हुआ है। जो 12-13 अलग बस्ती हैं इससे रियासतें, वो इन्हीं राजाओं के अंडर थी। मुख्य रूप से 552 थी, जो 12-13 बस्ती हैं वो इनके अंडर थी। तो जो ये 552 थे, इनसे प्रश्न पूछा गया माउंटबेटन के द्वारा कि आप किसके अंदर शामिल होना चाहेंगे। तो इन 552 में से 549 सदस्य जो राजा थे, 549, वो भारत के अंदर शामिल होने के लिए तैयार हुए, यानी संविधान सभा में तैयार हुए। इन 549 राजाओं के अंदर से ही इन्होंने ही अपने 88 प्रतिनिधि, इन सभी ने मिलकर अपने 88 प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे, और टोटल जो संविधान सभा की सदस्यों की संख्या हुई बच्चों वो 299 हुई। इस प्रकार से 299 सदस्य नियुक्त हुए। जो 3 थे उन्होंने मना कर दिया, जो 3 सदस्य थे उन्होंने मना कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ चले गए, वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं गए, भारत के साथ भी नहीं रहे। उन्होंने किसी में भी शामिल होने से मना कर दिया। ना भारत में शामिल होंगे, ना पाकिस्तान में शामिल होंगे, वो तीनों अलग रहे। वो थे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ये 3 रियासत ऐसी थी जिन्होंने किसी में भी भाग लेने से मना कर दिया। कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद बाद में भारत के अंग कैसे बने, इसके बारे में हम बच्चों चर्चा करेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि ये सदस्य कैसे बने, 299 सदस्य कैसे नियुक्त हुए। इन तीनों के बारे में, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। बताएंगे कि कैसे इनको भारत का हिस्सा बनाया गया, किस प्रकार से कौन सी विधि अपनाई गई इन तीनों को भारत में मिलाने के लिए। तो बच्चों, ये था आज का हमारा समितियों के गठन से संबंधित टॉपिक। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के बारे में कि कैसे ये भारत का हिस्सा बने। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको कुछ समझ आया है, आप आज की वीडियो से कुछ भी नया सीख पाए हैं, तो अवश्य ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।